मैंने तो बस ग्रेजुएशन से पहले एक ईमेल भेजा था, पर मुझे क्या पता था कि इससे ड्रैगन देश के टॉप मिलिट्री अधिकारियों का ध्यान मुझ पर आ जाएगा। हजारों सशस्त्र सैनिकों ने अपनी ड्रिल कैंसिल कर दी और रातों रात इमरजेंसी कॉम्बैट मोड में चले गए। आर्म्ड हेलीकॉप्टरों ने तेजी से शहर को घेर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ड्रैगन देश टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने ही वाला था कि मुझे अचानक स्कूल से निकाले जाने का नोटिस मिला। आज मुझे एक बात अनाउंस करनी है। फॉर्म यू के मॉक एग्जाम में सबसे कम नंबर आए हैं। उसकी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की योग्यता रद्द की जाती है। स्कूल के कहने पर तुम खुद ही स्कूल छोड़ दो। इस तरह तुम स्कूल का सक्सेस रेट भी कम नहीं करोगे। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। असल में मैं इस दुनिया का था ही नहीं। दूसरी दुनिया से यहाँ आने के बाद मुझ में अचानक स्लीप गॉड सिस्टम जाग गया। बस मुझे क्लास में 2000 घंटे की नींद पूरी करनी थी और मैं सिस्टम को एक्टिवेट करके इनाम पा सकता था। मैंने 3 साल तक बहुत मेहनत से नींद पूरी की है। मैं बस ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास करके अपने देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाला था, और तुम मुझे स्कूल से निकाल रहे हो। मैं यह नहीं मानूंगा। किस हक से? आपको मेरा एंट्रेंस एग्जाम देने का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं है। ये देखकर क्लास टीचर लियूबो ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे नंबरों से तुम्हें किसी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। तुम्हारी किस्मत में तो बस मजदूरी करना लिखा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, 1-2 दिन में हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी वांग का बेटा हमारे स्कूल में ट्रांसफर होकर आ रहा है। तुम्हारी जगह उसे दी जा सकती है। उसने तो बचपन से विदेश में पढ़ाई की है और अब वो भविष्य में अपने देश की सेवा करना चाहता है। इसीलिए उसने वापस आकर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने का फैसला किया है। टीचर की बातें सुनकर आसपास के स्टूडेंट्स भी खुसर फुसर करने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। सब यही चाहते थे कि मैं जल्दी से स्कूल छोड़ दूं, ताकि वो जल्द से जल्द उस अमीरजादे की चापलूसी कर सके। मेरी आंखों में खून उतर आया और मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये लियूबो थोड़े से फायदे के लिए मेरा भविष्य बर्बाद करना चाहता है, लेकिन साथ ही मैं बहुत घबरा भी गया था। अगर मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाया तो मेरी सारी मेहनत क्या बर्बाद नहीं हो जाएगी? एक काम करो, तुम मान जाओ, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही जिंदगी में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता नहीं है। तभी मेरे साथ बैठने वाली ली फेई ने भी मुझे समझाते हुए कहा। ली फेई के नंबर पूरी क्लास में सबसे ज्यादा आते थे। वो मेरे साथ इसलिए बैठती थी क्योंकि कुछ बार उसे ऐसे मुश्किल सवाल मिले जिन्हें वो बहुत सोचने के बाद भी हल नहीं कर पाई थी, और पास से गुजरते हुए मैंने बस एक नजर में ही उन्हें सॉल्व कर दिया था। पहले तो उसे लगा कि मैं कोई सुपर जीनियस हूँ जो अपनी पहचान छिपा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने फिर कभी किसी जीनियस जैसी समझदारी नहीं दिखाई। हाँ, सही तो है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही एकमात्र रास्ता नहीं है। मेरे पास सिस्टम है। मुझे सिस्टम से मिले चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर के कुछ ब्लूप्रिंट्स याद आए। अगर मैं ये ब्लूप्रिंट्स जमा कर दूं, तो क्या मुझे ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का मौका मिल सकता है? मैं जितना सोचता गया मुझे यह उतना ही मुमकिन लगने लगा। ब्लूप्रिंट्स मेरे दिमाग में ही थे। न सिर्फ हर एक डिटेल बहुत बारीकी से दी गई थी, बल्कि उसे बनाने का तरीका भी साफ साफ बताया गया था। ये जानना जरूरी है कि बनाने का तरीका ही सबसे अहम होता है। भले ही आप हर एक पुर्जे को अलग कर दें, आप उसकी हूबहू नकल नहीं कर सकते। इसकी मुख्य वजह ये है कि आप बनाने की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते। एक जैसे साइज के दिखने वाले पार्ट्स को जोड़ने पर भी वो इस्तेमाल के लायक नहीं बन पाते। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि मैं खुद इन ब्लूप्रिंट्स को पूरी तरह से समझ सकता था। लगता है सिस्टम से इनाम में मिली हर चीज पर पूरी तरह से महारत हासिल की जा सकती है। अभी सबसे जरूरी काम है दिमाग में जो कुछ भी है उसे जल्दी से एक डिजिटल वर्जन में बदलना। आखिर ये जानकारी बहुत ज्यादा है, मुझे जल्दी से ये काम करना होगा। मैं अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगा, लेकिन मेरे पीछे से ली फेई ने मुझे आवाज दी। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, तुम कहाँ जा रहे हो? साइबर कैफे। जब मेरा ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगा। लेकिन अगले ही पल क्लास में जोरदार ठहाके गूंजने लगे। हाँ हाँ हाँ, ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी। हंस हंसकर पेट दर्द हो गया। लगता है यह नींद से जागा नहीं है, कहीं ये सदमे से पागल तो नहीं हो गया। साइबर कैफे में यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देने जा रहा है। पास खड़ी ली फेई अभी गुस्से से पागल हो रही थी और मैं अभी अभी उसके बारे में सोच रही थी, पर इस वक्त भी वो इंटरनेट पर जाने की सोच रहा है।
मैं पूरी रफ्तार से स्कूल के पास वाले साइबर कैफे की तरफ भागा, कंप्यूटर के सामने बैठा और तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करने लगा। मैंने अपने दिमाग की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और इस समय लॉन्के यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में डीन ली आइगुओ देर रात तक ओवरटाइम काम कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके असिस्टेंट से भी ये देखा नहीं जा रहा था। डीन, आप रोज ऐसे ओवरटाइम करते हैं, आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। डीन ली आइगुओ 60 साल से ज्यादा के थे। उनके बाल पूरे सफेद हो चुके थे। इतने सालों की चिंता और मेहनत ने उन्हें बहुत बूढ़ा बना दिया था। हमारी बेसिक साइंस अभी भी बहुत पीछे है। अमेरिका ने अपने चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ तैनात कर दिए हैं और हम उनकी नकल तक नहीं बना सकते। अब वे हर जगह अपनी ताकत का दिखावा कर रहे हैं। ये हमारा मजाक उड़ाने जैसा है। अगर हम भी हैवी अटैक हेलीकॉप्टर बना पाते तो वे इतनी हेकड़ी दिखाने की हिम्मत कभी नहीं करते। ली आइगुओ ने एक गहरी सांस छोड़ी। वे बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। डीन, आप पहले से ही इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर से आप स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी हैं। आपने पहले ही बहुत कोशिश की है और इस साल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम भी होने वाले हैं। यकीनन और भी बेहतरीन स्टूडेंट्स आएंगे जो हमारी लॉन्के यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत जल्द तरक्की करेगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा नौजवान देश की सेवा करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारा देश और भी शक्तिशाली बनेगा। ये सब सोचकर ली आइगुओ को काफी तसल्ली मिली। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में जब शाम की सेल्फ स्टडी क्लास खत्म होने वाली थी, ली फेई ने अपने बगल वाली खाली सीट को देखा। उसने देखा कि मैं अभी तक वापस नहीं आया था। क्या उसने पूरी तरह से हार मान ली है? मुझे लगता है कि फैंग यू ऐसा इंसान नहीं है। आखिर वो सोच क्या रहा है? वो बहुत परेशान थी। दूसरों को तो नहीं पता, लेकिन वो मेरी डेस्कमेट थी और जानती थी कि मैं वाकई एक बहुत होशियार लड़का हूँ। अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँ तो यकीनन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकता हूँ। लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोज क्लास में सोता क्यों रहता हूँ। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो वो क्लास टीचर ल्यूबो के पास गई। ली फेई क्लास की एकेडमिक मॉनिटर थी और हर सब्जेक्ट में उसके नंबर बहुत अच्छे आते थे। यहाँ तक कि क्लास टीचर भी उससे बहुत अदब से पेश आते थे। ली फेई, तुम्हें कुछ काम है क्या? सर, मैं चाहती हूँ कि आप फैंग यू को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का एक मौका दें। मुझे यकीन है कि वो जरूर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेगा। ये सुनकर ल्यूबो हंसे और बोले, अभी तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। एग्जाम हॉल में बस अपना बेस्ट देना। तुम हमारे स्कूल की सबसे बड़ी उम्मीद हो। किसी टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा या नहीं, ये सब तुम पर ही निर्भर करता है। जहाँ तक फैंग यू के स्कूल से निकाले जाने की बात है तो ये स्कूल का फैसला था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या वाकई कोई मौका नहीं है? ये बहुत नाजुक समय है। तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो। फैंग यू जैसे स्टूडेंट का उसे कितने भी मौके दे दो कोई फायदा नहीं होगा। मैं कई दिनों तक साइबर कैफे में ही रहा और आखिरकार मैंने सारा डेटा तैयार कर लिया। अब तक कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम भी खत्म हो चुके थे और जल्द ही रिजल्ट आने वाला था। मैंने इंटरनेट पर लॉन्के यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी खोजी। लॉन्के यूनिवर्सिटी का एक सबमिशन ईमेल भी था जहां आम लोग अपने आविष्कार भेज सकते थे। अच्छे आइडिया और पेटेंट वाले लोग इस ईमेल के जरिए अपनी जानकारी भेज सकते थे। सारा डेटा भेजने के बाद आखिरकार मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। इन कुछ दिनों में मेरा खाना पीना सब साइबर कैफे में ही हुआ। अब तक तो मैं उस साइबर कैफे का एक लेजेंड बन चुका था। यहाँ तक कि कुछ लोग शर्त भी लगा रहे थे ये देखने के लिए कि मैं साइबर कैफे में कितने समय तक टिक सकता हूँ। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि लॉन्के यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स मेरी इस खुफिया फाइल को देख लेंगे। शुक्रिया। इस फाइल को जल्दी देख ले, कहीं एडमिशन का समय न निकल जाए। ये सब करने के बाद बस खबर का इंतजार करना था और फिर मैं, जो कई दिनों और रातों से सोया नहीं था, मेज पर सिर रखकर सो गया। जब स्कूल ने पहले ही मेरी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा की योग्यता रद्द कर दी थी तो मैं बस घर जाकर खबर का इंतजार कर सकता था। दूसरी तरफ लॉन्के यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट में ली आइगुओ का असिस्टेंट हर थोड़ी देर में सबमिशन इनबॉक्स चेक करता था। बस इतने सालों में काम की जानकारी देने वाली खबरें बहुत ही कम थीं। आखिरकार एक आम इंसान को हथियार रिसर्च के बारे में क्या ही पता होगा। वह भी इसे बस एक रोज का काम समझता था। जब भी फुर्सत मिलती तो बस एक नजर डाल लेता था। जब अचानक उसने एक ऐसा टाइटल देखा जिसका नाम था चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर बनाने की तकनीक, तो उसने बस बेबसी में अपना सिर हिलाया। वाह, क्या बड़ा दावा है।
पता नहीं कौन यह मजाक कर रहा है। अगर एक आम इंसान को भी इस तकनीक के बारे में पता होता तो एकेडमिशियन ली की इतने सालों की मेहनत क्या बेकार नहीं चली जाती। असिस्टेंट ने इस सबमिशन को बस ये समझा कि यह आम लोगों का बनाया हुआ एक खिलौना मॉडल है। देखने में तो काफी डरावना लग रहा था। इसका डिजाइन भी लगभग वैसा ही था और यह आसमान में उड़ भी सकता था, लेकिन सेना के लिए इसका कोई इस्तेमाल नहीं था। हालांकि उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नियमों के मुताबिक उसे हर ईमेल को पूरा पढ़ना पड़ता था। जैसे ही उसने यूं ही ईमेल खोला, उसे तुरंत कुछ अलग महसूस हुआ। इसके अंदर के डेटा ब्लूप्रिंट बहुत ज्यादा डिटेल में थे। वे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल ड्राइंग से भी ज्यादा बेहतर लग रहे थे। चाहे वो डिजाइन का साइज हो या जोड़ने का तरीका, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था। असिस्टेंट ली आइगुओ के साथ चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर की नकल बनाने पर काम कर रहा था, इसलिए उसे कुछ डेटा के बारे में अच्छी तरह पता था। ईमेल के अंदर ब्लूप्रिंट पर लिखा डेटा हूबहू उनके मापे हुए डेटा से मेल खाता था। बस कुछ छोटी मोटी जगहों पर थोड़ा सा फर्क था। इतनी बड़ी फाइल देखकर असिस्टेंट पूरी तरह से दंग रह गया। सिर्फ सरसरी तौर पर देखने में ही उसे 2 घंटे से ज्यादा लग गए। ये ब्लूप्रिंट असली लग रहा था। असिस्टेंट का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ये सब बहुत अविश्वसनीय लग रहा था। आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो इतनी डिटेल में जानकारी पर रिसर्च कर सके। पता होना चाहिए कि चिनूक से जुड़ी सारी जानकारी सरकार के लिए सीक्रेट होती है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट से चुराकर फिर से भेजी नहीं जा सकती। किसी के पास ऐसी काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई है जो इतने डिटेल वाले ब्लूप्रिंट के बारे में जानता है, और ये तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास मौजूद मटेरियल से भी ज्यादा डिटेल में है। उसने भेजने वाले का नाम देखा, जिंगझाओ हाई स्कूल, 3रे साल, क्लास 2, फोंग यू। क्या यह कोई मजाक तो नहीं है ना? एक हाई स्कूल का स्टूडेंट चिनूक के बारे में सारी जानकारी पर रिसर्च कर सकता है। उसके चेहरे पर यकीन न कर पाने वाले भाव थे। वो काफी देर तक कंप्यूटर के सामने हैरान खड़ा रहा। तब जाकर उसे याद आया कि उसे जल्दी से इस मामले की रिपोर्ट एकेडमिशियन ली आइगुओ को देनी है। ये जानकारी असली है या नहीं, ये तो सिर्फ एकेडमिशियन ली ही बता सकते हैं। हालांकि बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन इस समय ली आइगुओ यकीनन अभी भी ओवरटाइम काम कर रहे होंगे। उफ, इस बार की कैलकुलेशन फिर से फेल हो गई। ली आइगुओ ने बेबसी में एक गहरी सांस छोड़ी। वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके दिमाग में पिछली बार अमेरिकी हथियार एक्सपर्ट से मिलने का सीन याद आ गया। हमने तुम्हारे देश चीन को जो आर्म्ड हेलीकॉप्टर तोहफे में दिया था, उसे कई दशक हो गए हैं। तुम लोग अभी तक उसकी नकल क्यों नहीं बना पाए? तुम्हारे देश की टेक्नोलॉजी बहुत खराब है। तुम लोगों में तो नकल करने की भी काबिलियत नहीं है। तुम्हें और 30 साल भी दे दिए जाएं, तो भी तुम हमारे अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाओगे, उनके उस घमंडी रूप को देखकर। ली आइगुओ ने उस समय कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं और कसम खाई थी कि वो चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर बनाकर ही रहेंगे। लेकिन अभी उनके पास जो इंजन की टेक्नोलॉजी थी, वो सच में बहुत खराब थी। और तो और चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर के दोनों पंखे सिंगल एक्सल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही टेक्नोलॉजी पार न किए जा सकने वाले पहाड़ जैसी थी। जब ली आइगुओ इसी चिंता में डूबे हुए थे, असिस्टेंट तेजी से दौड़ता हुआ आया। प्रिंसिपल, एक अच्छी खबर है। हाफते हुए असिस्टेंट को देखकर ली आइगुओ हैरान थे। इस वक्त भला क्या अच्छी खबर हो सकती है? मैं अभी अभी अपना ईमेल देख रहा था तो देखा कि किसी ने चिनूक बनाने की जानकारी भेजी है, बहुत ही विस्तार से। मुझे लगता है कि यह हमारे भारी हेलीकॉप्टर के विकास के लिए जरूर काम आएगी। उसकी बात सुनकर भी ली आइगुओ को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। तुम्हें ये क्या हो गया है? जब सरकारी ताकतें भी चिनूक हेलीकॉप्टर की नकल नहीं बना पा रही हैं, तो किसी आम आदमी का भेजा हुआ डिजाइन ये कैसे कर सकता है? ली आइगुओ ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कोई उम्मीद नहीं रखी। अगर यह सिर्फ किसी एक पेटेंट पर रिसर्च होती तो शायद काम की भी होती। पूरा चिनूक बनाना इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि यह कोई एक इंसान या एक कंपनी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल, आप फिर भी एक बार देख लीजिए। पहले तो मुझे भी यह नामुमकिन लग रहा था, पर जब मैंने ईमेल खोला तो देखा कि उसके अंदर के आंकड़े बहुत ही विस्तृत हैं। कई आंकड़े तो हमारे मापे हुए आंकड़ों से हूबहू मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह जानकारी झूठी है। ऐसी भी कोई बात है? तुम्हें तो पता है, देश में हमारे संस्थान के अलावा किसी ने भी चिनूक लड़ाकू विमान को खोलकर नहीं देखा है, तो किसी और के पास इतनी विस्तृत जानकारी कैसे हो सकती है? ली आइगुओ का चेहरा गंभीर हो गया, साथ ही वो बहुत उत्सुक भी हो गए। असिस्टेंट ने यू ड्राइव को कंप्यूटर में लगाकर फाइल खोली।
ली आइगो ने बस एक नजर डाली और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान होकर बोले, ये कैसे हो सकता है? इसमें दिए गए आंकड़े तो हमारे आंकड़ों से भी ज्यादा विस्तृत हैं। इसमें सिर्फ पुर्जों के माप ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया भी साफ साफ लिखी हुई है। हे भगवान, ये तो बनाने के विस्तृत ब्लूप्रिंट्स हैं। ली आइगो जितना देखते जा रहे थे उतने ही हैरान हो रहे थे। अपने आंकड़ों से तुलना करने पर उन्हें पता चला कि उनकी माप में ही गलती थी। क्योंकि पुर्जे उतारे हुए थे इसलिए वे घिस चुके थे और तापमान में अंतर होने की वजह से हमें मिले कुछ आंकड़े गलत थे। तभी तो नकल करके बनाया गया हेलीकॉप्टर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। जल्दी से इंजन वाला हिस्सा खोलो, सबसे जरूरी तो इंजन ही है। असिस्टेंट ने फुर्ती से इंजन वाला हिस्सा निकाला। दोनों ने उसे ध्यान से देखा। ये पक्का हो गया कि यह तकनीक बिल्कुल असली है। फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी तकनीकी कर्मचारियों को फोन करो। उन्हें कहो कि फौरन सब यहाँ आ जाएं और वे किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ आने के बाद सबके फोन जमा कर लिए जाएंगे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से गुप्त रखना है। हाँ, और जल्दी से यह जानकारी जमा करने वाले इंसान का पता लगाओ। जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढो और फिर उसकी सुरक्षा का इंतजाम करो। एक और बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। मैंने जब भेजने वाले की पहचान देखी तो लगा कि वो 12वीं कक्षा का छात्र है। ये सुनकर ली आइगो चौंक गए। क्या, एक छात्र? ये कैसे हो सकता है? लगता है कि वो अपनी पहचान छिपाना चाहता है। हो सकता है कि उसने किसी और की पहचान इस्तेमाल करके ये भेजा हो। जब उसके पास चिनूक बनाने की तकनीक है तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे देश के लिए काम करने पर राजी करना ही होगा। सुरक्षा विभाग से इसकी जांच करवाते हैं। जल्दी से इस इंसान को ढूंढो। ठीक है, मैं पहले जाकर तकनीकी कर्मचारियों को इकट्ठा होने के लिए कहता हूँ। इसके बाद ली आइगो ने एक फोन मिलाया। झाओ, इतनी रात गए मुझे फोन क्यों कर रहे हो? झाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग किसी को ढूंढने में मेरी मदद करो और उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। वो इंसान हमारी सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फोन पर बात करने के बाद ली आइगो फिर से कंप्यूटर के सामने बैठ गए। वो उत्साह से हर एक डेटा को देख रहे थे जिस पर कई फॉर्मूले भी थे। ली आइगो ने एक पेन लेकर हिसाब लगाना शुरू किया और पाया कि ये सभी फॉर्मूले बिल्कुल सही थे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि एक एक करके सभी शोधकर्ता वहां पहुंच गए। डायरेक्टर, आपने हमें इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कुछ हुआ है? इसके बाद ली आइगो अपनी जगह से उठे। उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ सबसे कहा, अभी से मेरी कही हर एक बात और हर एक शब्द का तुम लोगों को सख्ती से पालन करना होगा। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या कोई गंभीर बात हो गई है? आज हमें आम लोगों में से किसी ने कुछ जानकारी भेजी है। ये चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर बनाने के बहुत ही विस्तृत ब्लूप्रिंट हैं। इस पर लिखा हर एक डेटा विस्तार से और सटीक है। मैंने सरसरी तौर पर इसे देखा है और मुझे लगता है कि यह असली है। लेकिन विज्ञान बहुत ही सटीक चीज है। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि इसकी पूरी तरह से और ध्यान से जांच की जा सके। यह मामला सरकारी रहस्य से जुड़ा है। अब से खाना पीना और रहना सब कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही होगा और एक शब्द भी बाहर लीक नहीं होना चाहिए। सभी शोधकर्ताओं को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय लगा। जब से हमें ये चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर मिला था हम दशकों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी नकल करने की तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाए हैं और आम लोगों में से किसी ने इसके बनाने के ब्लूप्रिंट तैयार कर दिए। क्या ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है? डायरेक्टर ली, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या मैं तुम्हें मजाक करता हुआ दिख रहा हूँ? जल्दी से काम बांटो। सभी लोग तुरंत और तेजी से इसकी पुष्टि करो। इसके तुरंत बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी लोग तनावपूर्ण काम की स्थिति में आ गए, लेकिन वे जितना ज्यादा रिसर्च करते गए उतने ही हैरान होते गए। इस पर दिया गया डेटा वाकई बहुत सटीक था। इसका इस्तेमाल सीधे निर्माण और उत्पादन के लिए किया जा सकता था, लेकिन जल्द ही उन्हें एक समस्या का पता चला। ब्लूप्रिंट का ये हिस्सा पूरा नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी गायब थे। ली आइगो तुरंत बेचैन हो गए। अगर पूरे ब्लूप्रिंट नहीं मिले तो चिनूक को बनाने का कोई तरीका नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास ये जानकारी है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ली आइगो बेहद उत्तेजित थे। ठीक उसी समय अचानक फोन की घंटी बजी। ली आइगो ने कॉलर आईडी देखी। ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर झाओ थे। हेलो
इस व्यक्ति का नाम फांग यू है। वो जिंगझाओ का एक हाई स्कूल का छात्र है। आपने जिस जानकारी की बात की थी उसे स्कूल के गेट के पास एक इंटरनेट कैफे से भेजा गया था क्या आपको यकीन है इसे सच में एक इंटरनेट कैफे से अपलोड किया गया था? हमने निगरानी वीडियो में उसे कंप्यूटर पर जानकारी अपलोड करते हुए देख लिया है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ली आइगुओ को अचानक स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। जल्दी, आप लोगों को फौरन कार्रवाई करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके उस कंप्यूटर को वापस लाना होगा। उस पर मौजूद जानकारी बहुत कीमती है। अगर कोई भी सुराग पीछे छूट गया और किसी और को पता चल गया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। आखिर यह जानकारी है क्या आप मुझे बता सकते हैं? झाओ तियानलाई कुछ उत्सुक थे। एक एकेडमिशियन अचानक एक छात्र पर क्यों ध्यान दे रहा है, यह मैं आपको अभी नहीं बता सकता। यह मामला सरकारी रहस्य से जुड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। झाओ तियानलाई का लहजा भी गंभीर हो गया। मैं समझ गया। मैं तुरंत लोगों को उस कंप्यूटर को ले जाने के लिए सूचित करता हूँ। नहीं, इस मामले के बारे में जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आपके लोग व्यक्तिगत रूप से इस पर नजर रखें। बात खत्म होते ही झाओ तियानलाई को भी मामले की गंभीरता का एहसास हो गया। ली आइगुओ भी उस हाई स्कूल के छात्र से खुद मिलना चाहते थे। जरा कंफर्म करो कि उसने खुद ये जानकारी अपलोड की है या नहीं। अगर वाकई ऐसा है तो इसका मतलब है कि चिनूक के ब्लूप्रिंट्स वाकई इसी हाई स्कूल के लड़के ने बनाए हैं। मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। इतना कहकर झाओ तियान ने फोन काट दिया। ली आइगुओ ने एक गहरी सांस ली ताकि उसका दिल शांत हो सके। सब लोग ध्यान से सुनो। सभी लोग यहीं रुककर जानकारी पर रिसर्च जारी रखेंगे। एक बार कंफर्म हो जाए तो जल्द से जल्द इसे प्रोडक्शन स्टेज में ले जाना है। मैं खुद उस शख्स से मिलने का सोच रहा हूँ जिसने ये जानकारी दी है। नेशनल सिक्योरिटी की जांच के मुताबिक वो वाकई जिंगझाओ हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है। अगर ये जानकारी सच में उसी ने निकाली है तो मेरा सुझाव है कि उसे नियमों को तोड़कर लोंग की यूनिवर्सिटी में दाखिला दे दिया जाए। सरकार को ऐसे टैलेंट की सख्त जरूरत है। अगर वो सच में एक जीनियस है तो देश के लिए उसकी सेवा न सिर्फ लोंग की यूनिवर्सिटी के लिए फायदेमंद होगी बल्कि पूरे देश के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान होगी। सभी ने हामी में सिर हिलाया। सब लोग उस लड़के से जल्द मिलने के लिए बहुत बेचैन थे। वे सब जानना चाहते थे कि आखिर उसने इतनी सटीक तकनीक कैसे बना ली। तुम लोग मेहनत करते रहो। मैं अभी जिंगझाओ जा रहा हूँ और उसे खुद वापस लेकर आऊंगा। ली आइगुओ ने अपने असिस्टेंट को साथ लिया और तुरंत स्कूल के एडमिशन ऑफिस के टीचर को भी इत्तला कर दी। वे नेशनल सिक्योरिटी के प्राइवेट प्लेन से जिंगझाओ के लिए निकल पड़े, जबकि मैं साइबर कैफे में पूरी रात सोता रहा। जागने के बाद मैंने सोचा कि स्कूल जाकर अपना सामान पैक कर लूं और फिर घर जाकर खबर का इंतजार करूं। अगर उन्हें मेरी भेजी हुई जानकारी मिल गई तो यकीनन वो एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचेगी। अभी दोपहर के खाने का समय था। जब मैं हॉस्टल लौटा तो मैंने देखा कि मेरा बिस्तर और रजाई कॉरिडोर में पड़े हैं। ये देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने हॉस्टल का दरवाजा खोला तो देखा कि कुछ क्लासमेट्स साथ में खाना खा रहे थे और भीड़ में एक अजनबी भी था। हॉस्टल के सारे लड़के उसे घेरे हुए थे और उसकी चापलूसी करने में लगे थे। और तभी मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर किसी और का बिस्तर लगा हुआ था। मेरा सामान बाहर किसने फेंका? तो तुम हो फैंग यू। एक फेलियर इतना चिल्ला क्यों रहा है? तुम्हें तो स्कूल से निकाल दिया गया है। वक्त पर अपना सामान नहीं हटाया तो इसमें किसकी गलती है फैंग यू? ये हैं यंग मास्टर वांग। ये विदेश से पढ़कर लौटे हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर वांग बियाओ को घूरा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई यंग मास्टर वांग हो या अमीर बाप की औलाद। मेरा सामान बाहर फेंकने के लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। ये देखकर वांग बियाओ भी खड़ा हो गया और गुस्से से मुझे देखने लगा। मैं तुझसे माफी मांगूंगा। जाकर अपनी शक्ल आईने में देख। तेरी औकात ही क्या है? स्कूल में तू बस एक फेलियर है और मैं एक टॉपर हूँ। स्कूल के बाहर मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। तू बस एक गरीब स्टूडेंट है। तेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं तुझसे माफी मांगूं? मैं उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। अगर मुझे सिस्टम को जगाना न होता तो मैं यूं ही एग्जाम देकर भी किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता था, लेकिन मैं उसके इस घमंड को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं मुड़ा और वांग बियाओ का सारा बिस्तर खींचकर जमीन पर फेंक दिया। तुमने मेरा सामान फेंका तो मैंने तुम्हारा फेंक दिया। फैंग यू, तू पंगा लेना चाहता है ना? वांग बियाओ जहाँ भी जाता था लोग उसे सिर आंखों पर बिठाते थे। वो ऐसी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता था?
अगले ही पल उसने मुझ पर मुक्का चला दिया, लेकिन मैं पहले से ही तैयार था और तेजी से पीछे हट गया। वांग बियाओ का पैर बिस्तर पर फिसला और वो सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। इससे वो और भी ज्यादा भड़क गया। वो उठा और मुझ पर लात घूंसे बरसाने लगा। उस वक्त मैं बिल्कुल शांत था। मैं वैसे भी एक्सरसाइज के लिए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता रहता हूँ। मैंने उसके सारे मुक्के रोके और मौका मिलते ही एक मुक्का उसे भी जड़ दिया। इस सीन ने तुरंत पूरे हॉस्टल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कोई जल्दी से हॉस्टल वार्डन को बुलाने गया और वार्डन ने स्कूल के अधिकारियों को खबर कर दी। वैसे तो यह एक छोटी सी बात थी, उन्हें अलग करके डांट डपट कर मामला खत्म किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही स्कूल के अधिकारियों ने सुना कि लड़ने वालों में से एक वांग बियाओ है, जो कि स्कूल के लिए एक बहुत ही खास छात्र हैं। वांग बियाओ ने इस स्कूल में ट्रांसफर लेने के लिए बहुत सारा पैसा डोनेट किया था। ऐसा इंसान तो स्कूल के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। स्कूल में उसके पहले ही दिन प्रिंसिपल ने उसे खास सुरक्षा देने का आदेश दिया था, इसलिए कई सारे अधिकारी भागे भागे वहां आ गए। वे सिर्फ लड़ने वालों से निपटने के लिए नहीं आए थे, बल्कि असली बात तो ये थी कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो वे वांग बियाओ के साथ अच्छे संबंध भी बना सकते थे। क्लास के दूसरे छात्र भी झगड़ा छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े। मुझे तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन वांग बियाओ के चेहरे पर 2 घूंसे पड़े थे, जिससे उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था। तू मेरे लिए रुक, हिम्मत है तो यहाँ से हिलना मत। मैं अभी किसी को फोन करके बुलाता हूँ जो तेरे साथ अच्छे से खेलेगा। ये कहकर वांग बियाओ ने अपनी जेब से एक लेटेस्ट मॉडल का फोन निकाला और बाहर अपने दोस्तों को फोन लगा दिया। ये सुनकर बाकी सब मुझे हमदर्दी भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही मेरी बुरी तरह पिटाई होगी। तभी डीन भी सबसे पहले वहां पहुंचे। कौन लड़ रहा है? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? इसने मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और इसने ही पहले हाथ उठाया था। मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। इसे तो स्कूल से निकाल दिया गया है, फिर भी ये यहीं पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे इसका सामान फेंकना पड़ा। और इसकी हिम्मत तो देखो, इसने मेरा कंबल भी जमीन पर फेंक दिया। वांग बियाओ के चेहरे पर चोट देखकर डीन का दिल बैठ गया। अगर वांग बियाओ के पिता स्कूल आ गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उन्होंने वादा किया था कि वांग बियाओ का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद वो स्कूल को और भी पैसे दान करेंगे। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो स्कूल को लाखों का नुकसान हो सकता है। स्कूल से निकाले जाने के बाद भी इतनी अकड़। इसे ऑफिस में ले आओ, इसके माता पिता को बुलाकर सारे नुकसान की भरपाई करवाओ। और चेहरे पर चोट तो उसके खुद के गिरने से लगी है। मैं क्यों भरपाई करूं? तुम अब इस स्कूल की स्टूडेंट नहीं हो। अपना सामान लेकर अभी तक गए क्यों नहीं? किसी और की जगह घेर रखी है। दूसरों को बेशक इसे हटाने का हक है, और तुम स्कूल में आकर लड़ाई कर रहे हो। ये शुरू से ही तुम्हारी गलती थी। डीन का चेहरा भावहीन था। उसे दूसरी बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस कुबेर का तो ध्यान रखना ही था। थोड़ी ही देर में स्कूल के दूसरे बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। मामला जानने के बाद वे सब मुझ पर यानी फोंग्यू पर इल्जाम लगाने लगे। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था, तुम्हारा जो पर्सनल सामान है उसे 1 दिन के अंदर हटाना होगा। तुम सुनते क्यों नहीं हो? जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो और तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लियू बो ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। पिछले 2 साल से उसके ग्रेड हमेशा सबसे खराब रहे हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती थी और उसके बोनस पर भी काफी असर पड़ा था। सोचा नहीं था कि निकाले जाने के बाद भी यह मुसीबत खड़ी करेगा। मैंने कहा तो था कि मैं सिर्फ अपना सामान लेने आया हूँ और लड़ाई मैंने शुरू नहीं की थी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब लोग वांग बियाओ का साथ देंगे। कोई भी मेरे हक में बोलने वाला नहीं था। डीन ने भी वांग बियाओ को दिलासा देते हुए कहा, स्टूडेंट वांग बियाओ, तुम चिंता मत करो, स्कूल तुम्हारे लिए जरूर न्याय करेगा। शुक्रिया सर, वांग बियाओ ने मुझे घमंड से देखते हुए कहा। उसकी आंखों में सिर्फ चुनौती का भाव था। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस की बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचा, मैंने 3 काली गाड़ियों को तेजी से इस तरफ आते हुए देखा। उनका दमदार लुक देखकर आसपास के स्टूडेंट्स हैरान होकर चिल्लाने लगे, ये कौन बड़ा अधिकारी स्कूल के दौरे पर आया है? डीन ने हैरान होकर दूसरों से पूछा, क्या आज कोई अधिकारी जांच के लिए आने वाले थे? ऐसी तो कोई खबर नहीं थी। सबने बस सिर हिलाया, हमने भी नहीं सुना। लगता है कोई बड़ा अफसर है। हमें इस बारे में कोई खबर क्यों नहीं मिली? जब सब हैरान थे तभी उन्होंने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को देखा। वे टीचिंग बिल्डिंग से तेजी से दौड़ते हुए बाहर आए।
तभी गाड़ी भी दरवाजे पर आकर रुकी। अंदर से एक रौबदार चेहरे वाला आदमी उतरा। प्रिंसिपल ये देखकर तुरंत झुककर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। एकेडमिशियन ली, मार्गदर्शन के लिए आपका स्वागत है। हम यहाँ एक स्टूडेंट को विशेष दाखिला देने आए हैं। उम्मीद है कि स्कूल सहयोग करेगा। प्रिंसिपल ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी द्वारा विशेष दाखिला दिया जाना, ये तो हमारे स्कूल के लिए सम्मान की बात है। पता नहीं वे ली फी को लेने आए हैं या वांग बियाओ को। पास खड़ा वांग बियाओ भी बहुत उत्साहित था। उसका देश वापस आने का मकसद ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही था। ली फी के विशेष दाखिले का चांस कम है। आखिरकार मिलिट्री स्कूल में लड़कियां कम ही जाती हैं, तो इसका मतलब वो एकमात्र सीट मेरी ही है। कई टॉप स्कूल अच्छे स्टूडेंट्स को लेने के लिए पहले से विशेष दाखिला देते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। ली आइगुओ ने इन दोनों का नाम नहीं सुना था। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ये दोनों स्टूडेंट्स नहीं हैं। ये देखकर प्रिंसिपल भी बहुत हैरान हो गए। क्या हमारे स्कूल में इनसे भी ज्यादा होशियार स्टूडेंट्स हैं? इस स्टूडेंट का नाम फोंग यू है, जो 3rd ईयर क्लास 2 में पढ़ता है। ये सुनते ही सबने हैरानी से लियू बो की तरफ देखा, क्योंकि वही 3rd ईयर क्लास 2 का क्लास टीचर था। ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी एक बेकार स्टूडेंट को एडमिशन कैसे दे सकती है? जरूर कोई गलती हुई है, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, पर मैं अंदर से बहुत उत्साहित था। लगता है जो जानकारी मैंने दी थी उसने अपना काम कर दिया है और बड़े अधिकारियों का ध्यान खींच लिया है। एकेडमिशियन ली, क्या आपसे कोई गलती हो रही है? हमारी क्लास में फोंग यू नाम का एक स्टूडेंट तो है, लेकिन मॉक टेस्ट में उसके नंबर बहुत खराब थे। फाइनल एग्जाम से पहले ही उसने स्कूल छोड़ दिया है। क्लास टीचर लियू बो ने जल्दी से सावधानी से समझाया। उसकी नजर में मेरे जैसे खराब नंबरों वाले स्टूडेंट को ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी कभी नहीं चुन सकती थी। ये तो एक मजाक जैसा है। टीचर लियू सही कह रहे हैं। फोंग यू के सिर्फ नंबर ही खराब नहीं है, बल्कि उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है। उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, फिर भी वो समय पर नहीं गया और अभी अभी उसने मुझे मारा भी। वांग बियाओ ने भी जोर से सहमति जताते हुए कहा, प्रिंसिपल भी मेरा नाम जानते थे, क्योंकि ऐसे खराब नंबरों वाले स्टूडेंट्स को स्कूल से निकालने के लिए उन्हें भी साइन करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एकेडमिशियन ली, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? हमारे स्कूल के 2 सबसे होशियार स्टूडेंट्स ली फी और यह स्टूडेंट वांग बियाओ हैं। इनके मॉक टेस्ट के नंबर बहुत अच्छे हैं। इनके पास तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का मौका भी है। स्टूडेंट फोंग यू के नंबर बहुत ही खराब हैं। उसका ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी में जाना तो नामुमकिन है, लेकिन ली आइगुओ को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस ये जानना चाहते थे कि वो ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है या नहीं, और अगर मैंने नहीं भी बनाया तो मुझे ये जरूर पता होगा कि वो ब्लूप्रिंट मुझे किसने दिया। हाँ, 3rd ईयर क्लास 2 का स्टूडेंट फोंग यू ही है। अगर वो स्कूल में नहीं है तो क्या आप उसका घर का पता दे सकते हैं? मुझे उस लड़के से मिलना ही है। अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि ली आइगुओ मुझसे मिलने की इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे को देखा। दरअसल अगर आप स्टूडेंट फोंग यू को ढूंढना चाहते हैं तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये रहा स्टूडेंट फोंग यू। इसे स्कूल से निकाल दिया गया है, फिर भी यह स्कूल के हॉस्टल में आकर एक स्टूडेंट को मार रहा था। हम तो बस इसे सजा देने ही वाले थे। ये देखकर मैंने भी ठंडी आवाज में जवाब दिया, टीचर लियू, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मामले को निष्पक्षता से देखेंगे। साफ साफ वांग बियाओ ने पहले मेरा बिस्तर और सामान बाहर फेंका और हाथ भी उसी ने पहले उठाया। लियू बो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसकी इतनी हिम्मत कि यह एक टीचर से जबान लड़ा रहा है। अगर यहाँ इतने सारे लोग नहीं होते तो वो मुझे पक्का बहुत बुरी तरह डांटते। ली आइगुओ ने जैसे ही सुना कि मैं पास में ही हूँ, उन्हें किसी और की बातों की कोई परवाह नहीं रही। उन्होंने जल्दी से मुझे एक तरफ खींचा और ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। वो ब्लूप्रिंट सच में तुमने ही भेजा है? आप चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर के डिजाइन ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, है ना? जी हाँ, वो मैंने ही रिसर्च करके भेजा था। ये सुनने के बाद ली आइगुओ को तुरंत कोई शक नहीं रहा। इस मामले को पहले ही राष्ट्रीय रहस्य के तौर पर दर्ज किया जा चुका था। ये बात किसी और को पता नहीं हो सकती थी। ली आइगुओ ने अपने दिल की उत्तेजना को दबाते हुए आगे कहा, क्या ये ब्लूप्रिंट सच में तुमने ही बनाया है? तुम तो सिर्फ एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो। तुमने ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से सीखी? इस सवाल ने तो मुझे सच में उलझा दिया। मैं सबको ये तो नहीं बता सकता कि मेरे पास एक सिस्टम है ना? अगर बता भी दिया तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा।
हो सकता है वो ये भी सोचे कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और मैं वहम का शिकार हूँ। मैंने जल्दी से एक वजह सोची और समझाया कि मेरा शौक ही मिलिट्री के बारे में रिसर्च करना है। खासकर चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब मेरे पास खाली समय होता था तो मैं बहुत सारी जानकारी पढ़ता था और फिर मैंने चिनूक का मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट डिजाइन कर दिया। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी ज्ञान है। इसे असल में बनाया जा सकता है या नहीं, इसका मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। ली आइगुओ ने ये सुना तो उनके चेहरे पर यकीन न करने वाले भाव थे। एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट सिर्फ अपने शौक के दम पर इतनी जटिल चीज कैसे डिजाइन कर सकता है? अगर ये सच है तो फिर उन जैसे वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रिसर्च में लगा दी, क्या वो सब बेकार हैं? लेकिन सच्चाई उनके सामने थी और उनके पास यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं था जो अकेले चिनूक का ब्लूप्रिंट डिजाइन कर सके। पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास थी। इसके बाद ली आइगुओ ने ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ और सवाल पूछे। मैंने उन सभी का जवाब दिया और मेरे जवाब बिल्कुल सही थे। अब जाकर उन्हें यकीन हो गया कि जो उनके सामने खड़ा है वो एक बेमिसाल जीनियस है, जिसे सिर्फ इंटरनेट पर कुछ जानकारी देखने की जरूरत है और वो दुनिया के टॉप क्लास आर्म्ड हेलीकॉप्टर का ब्लूप्रिंट डिजाइन कर सकता है। अगर ऐसे इंसान को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए तो क्या वो अमेरिका के सभी एडवांस्ड हथियारों को नहीं तोड़ सकता? ये सब सोचकर ली आइगुओ अपनी उत्तेजना रोक नहीं पाए। जीनियस, ये यकीनन ऊपर वाले का हमारे देश को दिया हुआ तोहफा है। ली आइगुओ ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलें देखी थी, पर इस पल उनके लिए शांत रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तुमने जो ब्लूप्रिंट भेजा है वो सिर्फ आधा है, बाकी का हिस्सा भी क्या तुमने तैयार कर लिया है? मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, बिल्कुल। मेरी इच्छा लॉन्गकेडा में आगे की पढ़ाई करने की है और देश के लिए काम करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। देश को तुम जैसे ही काबिल और देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। मैं अब वेपन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदस्य और लॉन्गकेडा के वाइस चांसलर के तौर पर ये घोषणा करता हूँ कि मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर लॉन्गकेडा में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ठीक, आधिकारिक तौर पर लॉन्गकेडा में एडमिशन मिल गया। चिनूक ब्लूप्रिंट की बची हुई जानकारी हासिल हुई। जिस पल ली आइगुओ ने अपनी बात खत्म की, उसी पल मुझे सिस्टम की आवाज सुनाई दे गई। अब जाकर मुझे पूरी तरह से राहत मिली। मैं किसी भी समय बाकी की जानकारी दे सकता हूँ। अब मुझे कोई धोखेबाज नहीं समझेगा। बाकी के लीडर्स उन दोनों को दूर से फुसफुसाते हुए देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ एक स्टूडेंट को ही तो एडमिशन देना है। ऐसी क्या बात है जो सबके सामने साफ साफ नहीं कही जा सकती? जब ली आइगुओ को पूरी तरह से यकीन हो गया तो वो मुझे सबके सामने ले गए और गंभीर होकर बोले, मैंने अभी अभी कंफर्म कर लिया है। जिस स्टूडेंट को हम नियमों को तोड़कर एडमिशन दे रहे हैं वो फोंग यू ही है। एडमिशन लेटर तुरंत जारी किया जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट ने एक ब्रीफकेस से एडमिशन लेटर निकाला और सबके सामने दिखाया। इस पल वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन हैरानी से ज्यादा वो उलझन में थे। आखिर ये हो क्या रहा है? वो तो पढ़ाई में बस एक नालायक स्टूडेंट है। ऐसे इंसान को एडमिशन क्यों दिया जा रहा है? ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है कि उसकी पढ़ाई पर असर पड़ा हो, लेकिन फोंग यू की रिसर्च ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। सिर्फ इसी एक बात पर वो देश के किसी भी स्कूल को चुन सकता है। ली आइगुओ को लगा कि मेरे ग्रेड्स इसलिए खराब हुए क्योंकि मेरा ज्यादातर समय चिनूक के ब्लूप्रिंट्स पर गया। ये पूरी तरह से समझने लायक बात है। वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शिक्षाविद ली, क्या आप थोड़ा और साफ साफ बता सकते हैं? आखिर उसने देश के लिए ऐसा क्या योगदान दिया है कि उसे ड्रैगन साइंस यूनिवर्सिटी में विशेष दाखिला मिल गया? उसके ग्रेड्स तो इतने खराब हैं। आमतौर पर वो कोई रिसर्च भी नहीं करता है ना? एक स्टूडेंट आखिर क्या ही आविष्कार कर सकता है? प्रिंसिपल के चेहरे पर उलझन थी। इस मामले को फिलहाल गुप्त रखने की जरूरत है। कुछ समय बाद यह अपने आप सार्वजनिक हो जाएगा। इतनी जरूरी बात ऐसे ही नहीं बताई जा सकती। जब तक चिनूक असल में बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता। इस तरह हम इसे अमेरिका के जासूसों द्वारा खराब किए जाने से रोक सकते हैं। और एक दिन हम न सिर्फ चिनूक हैवी आर्म्ड हेलीकॉप्टर बना पाएंगे, बल्कि एक नई पीढ़ी के प्रोडक्ट्स पर भी रिसर्च कर पाएंगे। आर्म्ड हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में एक ही झटके में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, ताकि वे फिर कभी घमंड दिखाने की हिम्मत न करें। वांग बियाओ का चेहरा गुस्से और ईर्ष्या से बदल रहा था। वो आगे बढ़कर बोला,
शिक्षाविद ली, नमस्ते। मैं पहले विदेश में पढ़ता था और मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं भी वापस आकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा सपना ड्रैगन साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर हमेशा टॉप में रहे हैं। क्या मुझे भी पहले से एडमिशन मिल सकता है? हालांकि रैंकिंग में ड्रैगन साइंस यूनिवर्सिटी, चिंगहुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन यूएक्सू छात्रों के लिए पहले से एडमिशन की शर्तें बहुत सख्त हैं और ऐसे ही वादा नहीं किया जा सकता। ली आइगुओ भी एक होनहार छात्र का हौसला नहीं तोड़ना चाहते थे। उन्होंने बड़ी खुशी से उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, देश की सेवा करने का जज्बा होना एक बहुत अच्छी और तारीफ की काबिल बात है। अगर तुम्हें सच में ड्रैगन साइंस यूनिवर्सिटी पसंद है तो तुम्हें और भी मेहनत करके अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम ये जरूर कर पाओगे। वांग बियाओ मन ही मन बहुत निराश हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना होनहार होने के बावजूद उसे पहले से एडमिशन नहीं मिल सकता। वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था। उसे किसी भी हाल में ड्रैगन साइंस यूनिवर्सिटी की सबसे मुख्य टेक्नोलॉजी तक पहुंचना ही था। अगर मैं बेहतरीन ग्रेड्स के साथ ड्रैगन साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूं, तो क्या मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूं? ली आइगुओ ने न तो हाँ कहा और न ही ना। नौजवानों को उम्मीद देना जरूरी है ताकि उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत आए। स्टूडेंट फॉन्ग यू, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसके स्कूल रजिस्ट्रेशन के मामले में आपके सहयोग की जरूरत होगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया है कि मुझे ड्रैगन साइंस यूनिवर्सिटी में विशेष दाखिला मिल गया, लेकिन स्कूल से किसी का ड्रैगन साइंस यूनिवर्सिटी में जाना ये यकीनन एक जश्न मनाने वाली बात है। प्रिंसिपल ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हम पूरा सहयोग करेंगे। ली आइगुओ मुझे कार में ले जाकर बैठाते हैं। चाहे वो हो या रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी टेक्नीशियन, कोई भी अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। वे ब्लूप्रिंट्स के बचे हुए हिस्से के बारे में जानना चाहते थे। बस एक बार पूरी निर्माण प्रक्रिया और ब्लूप्रिंट्स मिल जाएं, तो कम समय में ही पहला चिनूक बनाकर तैयार किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट्स की नकल पहले ही बना ली गई है, सिवाय कुछ सबसे मुख्य पार्ट्स के और इंजन के, जिन्हें अभी तक नहीं बनाया जा सका है। शिक्षाविद ली, क्या मैं एक बार हॉस्टल जा सकता हूँ? मैं अपना सामान ले आता, क्योंकि तुम हमारे देश के एक बहुत ही होनहार टेक्नीशियन हो। तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुम्हारे लिए तैयार कर दी जाएगी, और हाँ, तुम्हारा इस्तेमाल किया हुआ सामान भी कोई पैक करने में मदद करेगा। वो किसी भी हाल में किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए, ली आइगुओ ने मुस्कुराते हुए समझाया। हम एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से ड्रैगन साइंस यूनिवर्सिटी जाएंगे। इस वक्त वेपन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी टेक्नीशियन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ड्रैगन साइंस यूनिवर्सिटी के वेपन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की हैसियत से तुम्हें इसमें शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित करता हूँ। क्या तुम राष्ट्रीय रक्षा हथियारों के रिसर्च कार्य में शामिल होना चाहोगे? ली आइगुओ ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाया। मैंने बहुत दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। बहुत अच्छे। देश को तुम जैसे काबिल लोगों की ही तो कमी है, एक ऐसी प्रतिभा जो देश के लिए लड़ना चाहती है। ली आइगुओ बहुत ज्यादा उत्साहित और साथ ही बहुत खुश था। वो मुझ में पहले से ही देश के भविष्य की उम्मीद देख पा रहा था। इस समय एयरपोर्ट पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर खड़ा था। हेलीकॉप्टर के चारों ओर खास तौर पर तैनात हथियारबंद सैनिक थे, जो असली गोलियों और हथियारों से पहरा दे रहे थे। आराम से रहो। प्लेन में ली आइगुओ ने समझाते हुए कहा, आराम से रहो, तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। हिचकिचाओ मत। तुम्हें जो भी ड्रिंक चाहिए या कुछ भी खाना हो, बस बता देना। हाँ, तो हमें अभी एक और इंसान का इंतजार करना है। ली आइगुओ ने इस मौके का फायदा उठाकर ड्राइंग से जुड़े सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने भी एक एक करके सारे जवाब दिए। स्कूल के हॉस्टल में हथियारबंद सैनिकों की एक टीम हॉस्टल में आई और मेरा सारा सामान उठाकर ले गई, क्योंकि बिस्तर या इस्तेमाल की हुई चीजों से मेरे सेल्स या डीएनए निकाले जा सकते थे। अगर ये किसी जासूस के हाथ लग जाते तो इसके बहुत बुरे अंजाम हो सकते थे। हॉस्टल के सभी स्टूडेंट्स हैरान थे कि हथियारबंद सैनिक ये सब सामान क्यों ले जा रहे हैं। क्या फांग यू ने कोई गड़बड़ की है? जब हथियारबंद सैनिक सारा सामान लेकर चले गए तो वांग ब्याओ कुछ परेशान सा वापस आया। एक क्लासमेट ने उसे इस बारे में बताया। वांग ब्याओ और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, उसके अंदर जरूर कोई छिपा हुआ राज है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। लॉन्ग के यूनिवर्सिटी में उसे भी दाखिला लेना ही होगा। स्कूल के बाहर एक इंटरनेट कैफे में
वैसे ही स्पेशल पुलिस की एक टीम अंदर घुसी और सबसे अपने कंप्यूटर बंद करके तुरंत बाहर जाने को कहा। इंटरनेट कैफे का मालिक बुरी तरह डर गया। कभी कभी वो छोटे बच्चों को भी अपने यहाँ इंटरनेट चलाने देता था, लेकिन इस बार तो बहुत बड़ी टीम आई थी। क्या इस छोटी सी बात के लिए उसे गोली मार दी जाएगी? झाओ तियानलाई अपनी टीम को लेकर सीधे उस कंप्यूटर के पास आया जिसे मैंने इस्तेमाल किया था। उन्होंने कंप्यूटर पर सील लगाई और उसे ले गए। ली आईगुओ मुझसे थोड़ी देर बात करने के बाद बेहद हैरान था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। एक हाई स्कूल ग्रेजुएट चिनूक हेलीकॉप्टर की बनावट के बारे में वाकई में सब कुछ जानता था और एक भी बात गलत नहीं कही। उसने तो उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट में पुर्जे अलग करते हुए आए समस्याओं के बारे में भी बताया। झाओ तियानलाई को वापस आता देख ली आईगुओ खड़ा हो गया। मैं तुम लोगों का एक दूसरे से परिचय कराता हूँ। ये स्टूडेंट फांग यू है और ये नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर झाओ तियानलाई हैं। सुनो यार ली, जो चीजें तुम्हें चाहिए थी वो मैं ले आया हूँ। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो क्या रहा है? इंसान मिल गया है तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। स्टूडेंट फांग यू ने चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर की पूरी ड्राइंग तैयार की है और ड्राइंग का पहला हिस्सा एक इंटरनेट कैफे के कंप्यूटर से भेजा गया था। सारे खतरों को खत्म करने के लिए हमें कंप्यूटर और सारी निगरानी की जानकारी वापस लानी पड़ी। ये सुनकर झाओ तियानलाई ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। इतना छोटा बच्चा एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर की ड्राइंग बना सकता है, इस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। यार ली, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? इतना छोटा लड़का, इसने तो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं दिया है। ये इतनी मुश्किल चीज कैसे बना सकता है? झाओ तियानलाई बोलते बोलते अचानक रुक गया। उसके दिल ने कहा कि ये बात गलत नहीं हो सकती, वरना ली आईगुओ मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। ली आईगुओ की इज्जत रखने के लिए वो और कुछ नहीं बोल सका। ली आईगुओ को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये बताते हुए शर्म आ रही है। हमारे इतने सारे टेक्नीशियन ने 10 साल से भी ज्यादा रिसर्च की है, लेकिन फिर भी हम चिनूक को पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाए हैं। देश के सामने ये वाकई में शर्म की बात है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि फांग यू ही वो टैलेंट है जिसकी हमें जरूरत है और उसने सच में बना ली है चिनूक की पूरी डिटेल ड्राइंग। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हम असली चिनूक आर्म्ड हेलीकॉप्टर को कॉपी कर पाएंगे। इससे हमारी सेना को बहुत मदद मिलेगी। समझाते समझाते ली आईगुओ खुद भी उत्साहित हो गया। झाओ तियानलाई ने बेहद हैरानी से मेरी तरफ देखा। वाह बेटा, तुम तो सच में एक जीनियस हो। तुम्हें देश के लिए जरूर काम करना चाहिए, देश का सबसे काबिल इंसान बनना। 2 घंटे बाद हम आखिरकार ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी पहुंच गए। ड्रैगन टेक के हथियार अनुसंधान संस्थान में सभी तकनीकी कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। ये देखकर कि मैं सच में एक हाई स्कूल का छात्र था, वे सब बहुत हैरान थे। ली आईगुओ ने सबका मुझसे एक छोटा सा परिचय कराने के बाद गंभीर चेहरे के साथ कहा, यहाँ आते हुए रास्ते में मैंने फांग यू से विस्तार से बात कर ली है। वो सारी समस्याएं सुलझा सकता है। हम एक मीटिंग करेंगे, आप सब कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जो तकनीकी समस्याएं पहले समझ नहीं आ रही थी, पहले उन्हें समझते हैं। हम जल्दी से जल्दी चिनूक बनाकर तैयार करेंगे। मीटिंग रूम में मैं कंप्यूटर के सामने बैठा सबकी बातें सुन रहा था। मैं एक एक करके उनके सवालों के जवाब दे रहा था और फिर आगे के ब्लूप्रिंट्स के जरूरी हिस्सों को भी पूरी तरह से बनाकर प्रोजेक्टर पर डाल दिया ताकि सब देख सके। सही जवाब मिलने के बाद उन सबको अचानक सब समझ आ गया। पता चला कि वे जिस दिशा में रिसर्च कर रहे थे वो पूरी तरह से गलत थी। चिनूक की नकल बनाने के लिए सामग्री की जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर सामग्री की क्वालिटी जरूरी स्तर की नहीं है, भले ही उसका आकार बिल्कुल एक जैसा हो, तो भी वो प्रदर्शन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। मैंने नई सामग्री के तत्वों के बारे में लिखा और फैक्ट्री को इसका उत्पादन तेज करने के लिए कहा। सभी लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही खा पी और रह रहे थे। बनाने वाली फैक्ट्री भी जरूरी सामग्री और पुर्जे देने के लिए ओवरटाइम काम कर रही थी। मेरे ड्रैगन टेक यूनिवर्सिटी में समय से पहले एडमिशन की खबर स्कूल मुझे एक आदर्श के रूप में प्रचारित कर रहा था और छात्रों को मेहनत करने और आखिरी समय में अपने नंबर सुधारने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। ली फेई ये खबर सुनकर पूरी तरह से दंग रह गई। मैं तो पहले हमेशा सोता रहता था और मेरे नंबर भी बहुत खराब आते थे। मुझे ड्रैगन टेक में स्पेशल एडमिशन कैसे मिल सकता है? अचानक उसे याद आया कि मैंने एक बार खास तौर पर कहा था कि मैं ड्रैगन टेक में एडमिशन लेना चाहता हूँ।
उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में ऐसा कर दूंगा। आखिर उसने ये कैसे कर दिखाया? हर दिन सोने वाला देश के लिए क्या योगदान दे सकता है? ली फी का सिर चकरा गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे ड्रैगन टेक में एडमिशन लेना ही होगा। मुझे ढूंढना होगा और सब कुछ पूछना होगा। मेरे जाने के बाद से मेरे हैंडसम होने की छवि उसके दिमाग में लगातार घूम रही थी और जा ही नहीं रही थी। ड्रैगन टेक हथियार अनुसंधान संस्थान में 3 दिनों के बाद आखिरकार सभी तकनीकी समस्याओं का विश्लेषण पूरा हो गया। सभी तकनीकी कर्मचारी बेहद मेरी दी गई तकनीक से हैरान थे और इसने ये भी बताया कि वे पहले क्यों इसकी नकल नहीं बना पा रहे थे। जब तक वे इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से काम करेंगे, वे बहुत जल्द असली चिनूक को हूबहू बना लेंगे। यहाँ के ज्यादातर रिसर्चर्स कम से कम इंजीनियरिंग में पीएचडी थे। सबसे जवान इंसान भी 40 साल का था। मुझ जैसे नौजवान को देखकर उन्हें अब भी यह बहुत अविश्वसनीय लग रहा था। कोई जो कॉलेज तक नहीं गया, उसने खुद पढ़ाई करके और जानकारी ढूंढकर पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया। इसने इन विशेषज्ञों को बहुत शर्मिंदा कर दिया। ली आइगो लगातार 3 दिनों से ठीक से सोए नहीं थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन उनका जोश बहुत ज्यादा था। उन्होंने उत्साह से कहा, अब हमारी तकनीकी समस्याएं पूरी तरह से हल हो गई हैं। तुरंत चिनूक के जरूरी पुर्जों का उत्पादन तेज करो। हमें जल्दी से जल्दी अपने चिनूक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को नीले आसमान में उड़ाना है, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि हमारे पास भी भारी लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की ताकत है। ठीक है सब लोग, थोड़ी और मेहनत करो। हमारे देश का नाम एक बार फिर पूरी दुनिया में गूंजेगा। सबने अपनी मुट्ठियां उठाई और बहुत उत्साह से चिल्लाए। सबको इतना जोशीला देखकर मेरे दिल में भी जोश भर गया। हमारा देश हमेशा से अमेरिका से पीड़ित रहा है। पश्चिमी देशों के नेतृत्व में हो रहे दमन के बावजूद इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा है और चीन के उदय के साथ उन पश्चिमी देशों को खतरा महसूस होने लगा है। इसलिए वे अत्याधुनिक तकनीक के मामले में चीन पर हर तरह की तकनीकी पाबंदी लगाकर उसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे चीन के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। सभी शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के मन में एक गुस्सा है। वे जल्द से जल्द विदेशी नाकेबंदी को तोड़ना चाहते हैं और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि चीन को कभी हराया नहीं जा सकता। इसके बाद तकनीकी कर्मचारियों ने पहले आराम किया और फिर संबंधित तकनीक का विश्लेषण करना जारी रखा। मैं तो काफी खाली हो गया था। अब मेरा काम दूसरों की मदद करना था, उनके उन सवालों के जवाब देना जो वे नहीं समझते थे और निर्माण प्रक्रिया के दौरान आने वाली कठिनाइयों को हल करना। हम सब मिलकर चर्चा करके समाधान निकालते थे। जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होता तो मुझे अपने फोन पर खबरें देखना पसंद है और आजकल सबसे बड़ी खबर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। परीक्षा नजदीक आने पर सब जी जान से तैयारी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग परीक्षार्थियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ताने मारकर छात्रों का मनोबल गिरा रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। आखिर इन लोगों को हुआ क्या है? वे अपने देश को नीचा देखते हैं और बिना किसी कारण के पश्चिम की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि देश की शिक्षा बहुत किताबी है, पूरी तरह से परीक्षा पर आधारित है, और यह भी कि देश में रिसर्च का स्तर अच्छा नहीं है, विदेशों की तुलना में बहुत पीछे हैं। जिन लोगों के पास साधन हैं, वे सभी विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं और इतने सारे प्रतिभाशाली लोग विदेश में ही रह जाते हैं, वापस नहीं आते। ये सब कुछ बयां कर देता है। वे ये भी कहते हैं कि चीन कभी भी अमेरिका की बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम उनसे बहुत खराब है और वैज्ञानिकों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। खैर, वे चीन को दबाने के लिए हर तरह के बहाने ढूंढते हैं। आखिर उन विकसित देशों ने इतने सालों तक तरक्की की है, उनका औद्योगिक रूप से विकसित होना स्वाभाविक है, और आकर्षक फायदों का लालच देकर उन्होंने हमारे देश के कई बेहतरीन वैज्ञानिकों को अपने लिए काम करने के लिए आकर्षित किया है। लेकिन अब हमारा देश भी बहुत शक्तिशाली हो गया है, अनुसंधान का माहौल भी बेहतर हो गया है, और सबसे बढ़कर चीनी लोग बहुत मेहनती और जुझारू हैं। देर सबेर हम अमेरिका से आगे निकल ही जाएंगे और दुनिया के शीर्ष विकसित देशों में से एक बन जाएंगे। लेकिन विदेशों के उन चमचों को अब भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने खास तौर पर एक सवाल पोस्ट किया है, अगर चीन इतना ही महान है और यहाँ इतने सारे लोग हैं, तो उसके पास एक भी प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं है? इस सवाल ने सभी चीनियों के दिल को चुभ दिया। एक भी प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार नहीं है। ये पूरे देश का दर्द है। चीन का विनिर्माण क्षेत्र बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन अत्याधुनिक क्षेत्रों में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। टेग
होस्ट ने देशभक्ति की भावना को जगाया है और सिस्टम मिशन प्राप्त किया है। हर दिन ऑफिस में पूरे 20 घंटे सोए। 3 महीने तक ऐसा करने पर आपको दुनिया की 10 सबसे बड़ी गणितीय समस्याओं में से एक का जवाब मिल सकता है। सिस्टम का संदेश सुनकर मैं हैरान और खुश हो गया। दुनिया की 10 सबसे बड़ी गणितीय समस्याएं। यह एक ऐसी समस्या है जिसे कोई भी वैज्ञानिक हल करना चाहेगा। अगर मैं किसी एक का भी जवाब हल कर पाया तो गणित का नोबेल पुरस्कार पक्का है और मैं पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अनुसंधान में एक बड़ा योगदान दे सकता हूँ। सोना। मैंने मेज पर सिर रखकर खर्राटे लेते हुए सोने का फैसला किया और स्लीप गॉड सिस्टम का सोने का मिशन होस्ट को इसका भरपूर आनंद लेने देता है। शुरुआत में रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञों ने सोचा कि मैं बहुत थक गया हूँ। आखिर मैंने लगातार 3 दिन और 3 रातें काम किया था, इसलिए मुझे अच्छी तरह से आराम करना चाहिए था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि मैं जब भी रिसर्च सेंटर आता हूँ तो सोने के लिए कोई जगह ढूंढ लेता हूँ। ली आइगुओ भी मेरी बहुत चिंता करने लगे। वे खास तौर पर मुझसे पूछने आए कि मैं हर दिन क्यों सोता रहता हूँ, कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं है। अगर तुम्हें कहीं भी असहज महसूस हो तो जरूर बताना, अस्पताल जाकर जांच करवा लो। मैंने सिर उठाया, मेरी आंखें खून से लाल थीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सोना चाहता हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ये कहकर मैं फिर से लेट गया और खर्राटे मारकर सोता रहा। सिस्टम का टास्क पूरा करने के लिए मुझे जल्द से जल्द सोना होगा। हालांकि सिस्टम के अनुसार कम से कम 20 घंटे सोना जरूरी है, लेकिन अगर एक दिन में सोने का समय टास्क की जरूरत से ज्यादा हो तो टास्क को समय से पहले पूरा किया जा सकता है। ली आइगुओ को थोड़ी चिंता हुई और वे मेरी जांच के लिए एक डॉक्टर को ले आए। ये पक्का करने के बाद कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, उन्हें पता चला कि मुझे बस सोना पसंद है। इसके बाद वे निश्चिंत हो गए। वैसे भी सभी तकनीकी समस्याएं हल हो चुकी थीं। चिनूक के पुर्जे भी ठीक से बन रहे थे। इसे असेंबल करके टेस्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब सोना पसंद है तो सो जाओ। एक रिसर्चर होने के नाते उन्होंने मेरे लिए एक सिंगल अपार्टमेंट भी तैयार करवाया था। ली आइगुओ ने मुझसे कहा कि मैं वापस जाकर सो जाऊं और जब मेरी नींद पूरी हो जाए तो रिसर्च जारी रखने के लिए वापस आ जाऊं। लेकिन मैंने उनकी मेहरबानी को मना कर दिया क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट में सोने का असर बेहतर होगा। क्योंकि सिस्टम के नियमों के अनुसार रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1 घंटा सोना 1 टास्क घंटे के बराबर है। घर पर 2 घंटे सोना सिर्फ 1 टास्क घंटे के बराबर है। अगर मीटिंग के दौरान 1 घंटा सोया जाए तो यह 4 टास्क घंटों के बराबर है। ली आइगुओ को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, मुझे क्लास नहीं जाना था। सारी तकनीकी समस्याएं पूरी तरह से हल हो चुकी थीं। बस रफ्तार बढ़ाने और पश्चिमी देशों की हेलीकॉप्टर तकनीक की बराबरी करने के लिए ली आइगुओ ने सभी को जल्द से जल्द नई पीढ़ी के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर रिसर्च करने के लिए इकट्ठा किया। हालांकि चिनूक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर ज्यादा वजन उठा सकता है और लंबी दूरी तक उड़ सकता है, लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा है और यह फुर्तीला भी नहीं है। युद्ध के मैदान में इस्तेमाल के लिए इसमें अब भी कई कमियां हैं। हमें एक सिंगल रोटर वाला हैवी अटैक हेलीकॉप्टर भी बनाना होगा जो इस्तेमाल में ज्यादा फुर्तीला और सुविधाजनक हो। ये हमला करने की ताकत बढ़ा सकता है और युद्ध के मैदान में इसका होना बहुत जरूरी है। लेकिन हर बार जब मीटिंग में चर्चा होती तब भी मैं खर्राटे मारकर सो रहा होता था। कुछ टेक्नीशियन मुझसे और ज्यादा नाखुश होने लगे। हालांकि मैंने बहुत एडवांस तकनीक दी थी, लेकिन इतने जरूरी हालात में भी वो सो रहा था। अगर उसे सच में सोना ही है तो इससे अच्छा है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर चला जाए और आराम से सोए। मीटिंग रूम में सोना, ये भी कोई बात हुई। कुछ समय बाद लोग नाखुश होने लगे थे, यहाँ तक कि शिक्षाविद ली आइगुओ भी रिसर्च में व्यस्त हैं और यह नया लड़का दिन भर रिसर्च इंस्टीट्यूट में सोता रहता है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे बगल में बैठे व्यक्ति ने मुझे जगाया, सोना बंद करो, हम एक बहुत जरूरी मीटिंग कर रहे हैं। जगाए जाने के बाद मैंने एक जम्हाई ली। मैंने नींद भरी आंखों से आसपास के लोगों को देखा। अगर कोई सवाल है तो बेझिझक पूछो, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर मैं फिर से लेट गया और खर्राटे मारकर सो गया। इस बार मेरे बगल में बैठे व्यक्ति को सच में गुस्सा आ गया। शेन यी ने गुस्से में कहा, जरा इसका रवैया तो देखो। हालांकि यह सारे ब्लूप्रिंट्स लेकर आया है जिससे हमें हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन इसका ये बर्ताव कुछ ज्यादा ही घमंडी है। ये भी नहीं देखता कि मौका क्या है, बस दिन भर सोता रहता है। ली आइगुओ ने अपनी भौहें सिकुड़ी।
फोंग यू का हर रोज सोना वाकई में सामान्य नहीं है, लेकिन हर बार जब उसे जगाया जाता है तो वो बहुत थका हुआ दिखता है। उसका सोना कोई नाटक नहीं लगता। और तो और फोंग यू ने किसी भी काम में देरी नहीं की है। जब भी कोई तकनीकी समस्या आती है वो उसे समय पर हल कर देता है। शायद वो तकनीक पर रिसर्च करते करते बहुत ज्यादा थक गया है। आखिरकार वो एक जीनियस है। जीनियस हमेशा आम लोगों से अलग होते हैं। हमें भी उसे ज्यादा समझना चाहिए। हम ऐसे लोगों के साथ आम लोगों जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। शेन ये अब भी इस बात से सहमत नहीं था। जीनियस शब्द उसे बहुत चुभ रहा था। उसने कम उम्र में ही अपनी डॉक्टरेट पूरी कर ली थी और बेहतरीन नंबरों के साथ हथियार रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। इतने जरूरी काम पर रिसर्च करते हुए वो भी पहले एक जीनियस हुआ करता था। लेकिन मुझ में ये बुरी आदतें भी नहीं हैं और मेरे आने के बाद सब मुझे हर तरह से सहन करते रहे हैं। इससे शेन ही मन थोड़ा नाखुश हो गया, यहाँ तक कि उसे थोड़ी जलन भी होने लगी। एक नए प्रकार के भारी हमलावर सशस्त्र हेलीकॉप्टर पर शोध हो रहा था। असल में सभी मुख्य तकनीकें पहले से ही हासिल कर ली गई थीं। चिनूक निर्माण तकनीक से पूरी तरह से अनुभव लिया जा सकता था। बहुत जल्द नमूने पर फैसला किया गया और ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन मैं फिर भी हर दिन सोता रहता था और लगभग एक अदृश्य व्यक्ति की तरह बन गया था। ली आइगुओ थोड़े चिंतित तो थे, फिर भी उन्होंने विशेषज्ञों से 2 बार मेरी जांच करवाई। फिर भी यही पता चला कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। उन्होंने मुझे ज्यादा कसरत करने के लिए कहा, शायद उससे कुछ बेहतर हो जाता। कुछ महीनों बाद सभी छात्र घबराहट के साथ कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। चिनूक के सभी पुर्जे सफलतापूर्वक बन गए और आखिरकार उसे असेंबल कर लिया गया। टेस्ट फ्लाइट वाले दिन मुझे भी सभी तकनीशियनों के साथ वहां बुलाया गया था। इस समय वे सभी मन ही मन बहुत ज्यादा उत्साहित थे। वे इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वे अपने बनाए हुए चिनूक को सफलतापूर्वक उड़ान भरते देखना चाहते थे, लेकिन साथ ही टेस्ट फ्लाइट के फेल होने से भी बहुत डर रहे थे। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। वे सब मैदान में घबराए हुए खड़े थे, पायलट को विमान के अंदर जाते देख रहे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ा खड़ा भी सो सकता था। वहाँ मौजूद सभी लोग बस बेबसी में अपना सिर हिला सकते थे। मैं अब रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्लीप गॉड बन गया था। मैं किसी भी मौके पर तुरंत सो सकता हूँ। शुरू में ये बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत हो गई है। आखिर मैंने ही तो ब्लूप्रिंट का पूरा सेट तैयार किया है। अगर विमान की टेस्ट फ्लाइट सफल रही तो सिर्फ इन ब्लूप्रिंट्स के सहारे ही मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। ली आइगुओ के आदेश देते ही चिनूक के प्रोपेलर घूमने लगे और उनकी रफ्तार तेज होती गई। विमान धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा और फिर तेजी से ऊंचाई पर पहुंच गया। टेस्ट का डेटा रिपोर्ट करो। लड़ाकू हेलीकॉप्टर में सब कुछ सामान्य है, स्थिरता अच्छी है। अब उड़ान की गति का परीक्षण शुरू कर रहे हैं। ऊपर उठने की गति असली विमान से 20% ज्यादा है। उड़ान की गति असली विमान से 26% ज्यादा है। वजन उठाने की क्षमता असली विमान से 50% ज्यादा है। एक के बाद एक जब ये आंकड़े बताए गए तो सभी शोधकर्ता हैरान रह गए। वे अपनी आंखें फाड़े अविश्वास से आसमान में विमान को देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या आंकड़े इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं? ये तो हमने नकल करके बनाया है। इसकी परफॉर्मेंस असली विमान से बेहतर तो नहीं हो सकती, है ना? बड़ी अजीब बात है। इंजन के अलावा बाकी बदलाव तो ज्यादा बड़े नहीं हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी इंजन तकनीक अमेरिका से भी आगे निकल गई है? ये तो नामुमकिन है। पक्का टेस्टिंग के आंकड़ों में कोई गड़बड़ हुई है। टेस्टिंग टीम को कहो कि वे एक बार फिर से जांच करें। दूसरे टेस्ट के नतीजे भी पहले टेस्ट जैसे ही थे, उनमें जरा भी फर्क नहीं था। ली आइगुओ को अचानक सबसे जरूरी बात याद आई। हालांकि हमारे ज्यादातर पुर्जे नकल करके बनाए गए थे, लेकिन ये ब्लूप्रिंट तो फोंग यू ने खुद रिसर्च करके बनाया था। उसने कभी चिनूक के अंदरूनी हिस्सों को खोलकर नहीं देखा था, इसलिए उसने जो इंजन बनाया है वो असली इंजन से कुछ अलग है। लगता है फोंग यू वाकई में बहुत काबिल है। उसने जो इंजन डिजाइन किया है वो अमेरिका के असली इंजन से भी बेहतर परफॉर्म करता है। इसीलिए हमने जो ये नकली लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाया है उसकी परफॉर्मेंस अमेरिका के हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा है। और उस समय मैं पास में ही गहरी नींद में सो रहा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। अविश्वसनीय, ये तो सच में अविश्वसनीय है। हमने एक ऐसा हेलीकॉप्टर बना लिया है जो अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर से भी बेहतर है। अगर ये आंकड़े दुनिया के सामने आ गए
तो पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। एक बुजुर्ग शोधकर्ता जोश में रोने लगे। जब भी हम अमेरिकी इंजीनियरों से मिलते हैं तो वे हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम तो ठीक से नकल भी नहीं कर सकते। इस बार हमने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया। हमें जल्दी से अपने सीनियर को रिपोर्ट करना चाहिए और इन आंकड़ों को सार्वजनिक कर देना चाहिए। मॉडल, उन विदेशी ताकतों को भी देखने दो कि हमारे देश के इंजीनियर भी किसी से कम नहीं हैं। ली आइगुओ इस पल बहुत ज्यादा सुकून महसूस कर रहे थे, खर्राटे लेकर सोते हुए मुझे देखकर। जितना देख रहे थे उतना ही अच्छा लग रहा था। ये तो सच में हमारे देश का महान हीरो है। भले ही भविष्य में कोई बड़ी कामयाबी न मिले, सिर्फ चिनूक को बना लेना ही काफी है। और तो और इस इंजन की परफॉर्मेंस अमेरिका वालों से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर इसे नए मॉडल के हमलावर सशस्त्र हेलीकॉप्टर में लगाया गया तो हेलीकॉप्टर पर इसका असर यकीनन बहुत जबरदस्त होगा। ली आइगुओ मन ही मन बहुत उम्मीद लगाए हुए थे। पता नहीं जब नया हमलावर हेलीकॉप्टर बनकर तैयार होगा तो वो कैसा नजारा होगा। सब लोग अभी ज्यादा उत्साहित मत हो, कुछ और प्रयोग करके देखते हैं। इस चिनूक की विश्वसनीयता पक्की हो जाए और कोई दिक्कत न हो, उसके बाद ही हम ऊपर रिपोर्ट करेंगे। कई दिनों के परीक्षण और हर तरह के मुश्किल हालातों में सिमुलेशन करने के बाद पता चला कि नकल करके बनाया गया हमलावर हेलीकॉप्टर बहुत भरोसेमंद है। लगभग हर मामले में यह अमेरिका के असली चिनूक प्रोटोटाइप से बेहतर था। जब बड़े अधिकारियों ने ये खबर सुनी तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ली, ये बहुत बड़ा मामला है, इसे पूरी गंभीरता से लेना होगा। भले ही टेस्ट फ्लाइट कामयाब हो जाए, फिर भी इसकी विश्वसनीयता को कई बार परखना होगा। अगर हमारे ऐलान करने के बाद कोई हादसा हो गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। लीडर, आप बिल्कुल चिंता न करें, हमने हर तरह के परीक्षण कर लिए हैं और इसकी कुल परफॉर्मेंस अमेरिका वाले से बेहतर है। उनके प्रोटोटाइप से 20% से भी ज्यादा। ये यकीनन दुनिया का सबसे आधुनिक भारी हमलावर हेलीकॉप्टर है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें इसका श्रेय जरूर मिलना चाहिए। भारी हमलावर हेलीकॉप्टरों की कमी की वजह से सैनिकों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के मामले में हम पश्चिमी देशों से बहुत पीछे रह जाते। अगर सच में जंग छिड़ गई तो हम मार खाते रहेंगे। अगर हम दर्जनों चिनूक बना पाए तो सेना की ताकत बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। लीडर ने ये सुनने के बाद तुरंत इस बात की जानकारी मिलिट्री एरिया के कमांडर को दी। कमांडर वांग, मैं आपको एक बहुत ही जोश भरी खबर देना चाहता हूँ। अरे फांग हवाई, इस समय ऐसी क्या खुशखबरी हो सकती है? अगर तुम लोग कोई नया हथियार बनाने में कामयाब हो जाओ, खासकर भारी हमलावर हेलीकॉप्टर के मामले में, तो वो मेरे लिए अच्छी खबर होगी। हाँ, वैसे अगर लड़ाकू विमानों के मामले में भी कोई तकनीकी सफलता मिले तो भी चलेगा, कमांडर वांग ने मुस्कुराते हुए कहा। चीन के रिसर्च इंस्टीट्यूट पिछले कुछ सालों में वाकई नई नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं, लेकिन इन तकनीकों से सेना की लड़ने की ताकत में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कमांडर वांग को अब इन सब बातों की आदत हो गई थी। हाँ, सच में कमांडर हैं आप, एकदम सही अंदाजा लगाया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने सच में चिनूक की नकल बना ली? हम 10 साल से भी ज्यादा समय से कोशिश कर रहे हैं। कहीं यह मत कहना कि तुम आखिर में कामयाब हो गए। कमांडर वांग भी इस पल खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक पाए। यह वो विमान है जिसका सेना हमेशा से सपना देखती आई है, लेकिन इसे बनाने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो भविष्यवाणी भी करने लगे थे